हेलो वीवर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी बड़ी बहन की कम उम्र में ही शादी हो गई थी और कुछ दिनों बाद उसके पति की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। ससुराल वालों ने उसको मनहूस समझकर उसे घर से निकाल दिया था। अब वह हमारे घर ही रहती थी। वह अपने कपड़े मुझसे रोज धुलवाती। धुले हुए कपड़े बगैर सुखाए अलमारी में रख देती। हैरान थी कि उससे तो बदबू फैल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी बहन किसी को भी अपने अलमारी के आजू बाजू में नहीं भटकने देती थी। एक दिन ये राज जानने के लिए जैसे ही अपनी दीदी के कपड़े वाली अलमारी खोली तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम अंकिता है। हम दो बहनें और एक भाई, हम दो लोग कुंवारे थे और मेरी दीदी भी विधवा थी। हम तीनों भाई बहन एक साथ ही रहते थे। दीदी के पति के मृत्यु के बाद मेरी बहन हमारे घर पर ही रहने लगी और हमारे माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। दीदी के पति की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तो हम लोगों के साथ हमारी दीदी बहुत अच्छी थी, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उसके अजीब तरीके की हरकत से उसे हम दोनों से बिल्कुल अलग कर दिया था। हमारी खुद की कपड़ों की दुकान थी जो हम तीनों ही मिलकर चलाया करते थे। मेरी दीदी थोड़ी सी गर्म मिजाज की थी। उनके सामने कोई नहीं बोल पाता था और मैं उन्हें देखकर ही डर जाती थी। मेरा भाई मेरी बड़ी बहन भाई का काफी हाथ बटाती थी। मैं तो अभी पढ़ाई ही कर रही थी। मेरी बहन के अजीबो हरकतों ने उसको बिल्कुल अलग कर दिया था। उसके पास एक पुराना संदूक था। उसकी चाबी वह हमेशा अपने गले में लटका कर रखती थी। ये सब मैं देखती रहती थी और हर रोज अपने कपड़े मुझसे धुलवाती और फिर बगैर सुखाए अपने अलमारी में रख देती। मुझे बहुत हैरानी होती, कहूँ कि ऐसा क्यों करती हैं। मैंने एक दिन तंग आकर अपने भाई को भी दीदी के इन हरकतों के बारे में बता दिया, लेकिन भाई ने मुझे ही डांटकर एक किनारा कर दिया। बदतमीज दीदी बड़ी हैं और दीदी है और तू बेकार में इन पर इल्जाम लगा रही है। मैं भाई की बात पर बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। दीदी के रोज कपड़े धुलवाने की आदत से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने दीदी से बातों बातों में ही कह दिया, मैं बहुत थक जाती हूँ कपड़े धोने में, क्या मैं किचन का काम भी संभालूं। लेकिन उन्होंने मुझे जोर से डांट दिया। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान हुई। वह ऐसा क्यों करती हैं। मैं दीदी के कमरे में खाना देने जा रही थी जब मुझे दीदी की कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो मुझे संदूक बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है जो दीदी उसे छुपाए रखती हैं और चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती हैं। आज से 2 दिन पहले की बात है कि जब रात में प्यास की वजह से मेरी आंख खुली तो मुझे दीदी रात के आखिरी पहर में किचन में जाती हुई नजर आईं। हैरान थी कि दीदी रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। दीदी ने अपने हाथ में खाने की एक ट्रे रखी हुई थी। मैंने उनको टकाटक देखे जा रही थी, उनको देख रही थी कि इतना खाना वो कहाँ ले जा रही थी। मैंने उनसे पूछा भी, दीदी इतना खाना आप कहाँ ले जा रही हो। तो दीदी बोलने लगी कि मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैंने उनको इतनी परेशान होकर जाता देखती रही, क्योंकि रात का खाना दीदी ने हम सबके साथ मिलजुल कर खाया था। क्योंकि दीदी सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगी, ये सब क्या है। दीदी ये सब ऐसा क्यों करती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह रोज की तरह अपने सारे काम किए और दीदी के कपड़े धोए। आज भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि दीदी, आपने सारे कपड़े गीले अलमारी में रखती हो तो क्या उसमें बदबू नहीं होती। आपके कपड़े ऐसे ही रखती हो तो। दीदी मेरी बात पर हंसने लगी। बोली, बहन मुझे थोड़ी सी खुजली रहती है जिसमें सूखे कपड़े कांटे की तरह मुझे चुभते हैं, इसलिए मैं गीले कपड़े ही पहनकर सोती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। ये बीमारी मुझे शादी से पहले से ही है। उनकी बात पर मुझे अब थोड़ा सा तसल्ली आया, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वे मामूली बात तो नहीं थी जिनको मैं नज़रअंदाज किया जा सकता था। मैंने उनकी बात पर सिर्फ उनका दिल रखने के लिए हाँ में सर हिला दिया और अपने काम में लग गई थी। दीदी ने रोज की तरह अपने धुले हुए कपड़े
उठाए और अपने कमरे की तरफ चली गई। मुझे भी थोड़ी बेचैनी सी हुई। धीरे से उनके पीछे पीछे जाने लगी थी कि मेरा भाई दिनेश भी पीछे से आ गया था। हम दो बहनों के बीच में मेरा भाई इकलौता था। उसने मुझसे अपनी दुकान की खाते वाली रजिस्टर पूछी और अपने कमरे में चला गया। मैं दीदी के कमरे में जाने का इरादा बदल दिया और दिनेश के पीछे चली गई कि भाई को कहीं मेरी ज़रूरत ना पड़ जाए। भाई ने अपना रजिस्टर ढूंढा और फिर वापस चला गया। फिर वापस मैं बाहर आंगन में चली आई, जहाँ मेरी दीदी बगल के पड़ोसी के कुछ बातें कर रही थी और उसको कुछ समझा रही थी। मेरी दीदी को मेरी शादी की चिंता सता रही थी। दीदी ने मुझे आते देखा तो अपने पास बुलाया। मैंने पड़ोसन आंटी के पैर छुए और फिर चाय बनाने चली गई। आंटी और दीदी की नज़रें मुझको बहुत दूर तक देखती रही। मुझे महसूस हुआ मैंने किचन में खड़ी ही कुछ आवाज़ सुनी, जो हमारी पड़ोसन की थी। वह दीदी को मेरे लिए किसी रिश्ते के बारे में बता रही थी कि अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है और अच्छे खानदान से है, आपकी बहन को बहुत खुश रखेगा। मैं उनकी बातों से थोड़ा शर्मा सी गई। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। रात का वक्त था, सब अपने कमरे में सोने जा चुके थे। अचानक मुझे बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी और मैं डर के उठ गई। मुझे याद आया कि मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, बारिश में गीले हो जाएंगे। मैं जल्दी से पाँव में चप्पल पहनकर बाहर भागी, पर जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मेरी आंखें बाहर निकलने को थी। छत के बीचों बीच मेरी दीदी वहां खड़ी थी। वह भी किसी काम से आई थी, लेकिन क्या वहीं पर दीदी ने अपने कपड़े धोए थे? मेरी दीदी ने मेरे पैरों की आहट सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो बहुत तेज घबरा गई और बोलने लगी कि मैं कपड़े उतारने आई थी। मुझे फिक्र थी कहीं तुम्हारी मेहनत खराब ना हो जाए और सारे कपड़े बारिश में गीले ना हो जाएं। लेकिन ये सब बोलते हुए उनकी जुबान बहुत लड़खड़ा रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही हों और झूठ बोल रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और कपड़े उतारने लगी। फिर वह मेरे साथ ही नीचे चली आई। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर चली गई, लेकिन मैं अपने दीदी के बारे में सोचती रही कि दीदी इतने टाइम छत पर क्या कर रही थी और मेरा ख्याल सिर्फ अपने दीदी की तरफ जाता था। वह अजीब हरकतें मेरे दिमाग को बहुत सता रहे थे। न जाने वो कैसा राज उन सब अजीबोगरीब हरकतों के पीछे कुछ तो छुपा था, नहीं तो कौन इतनी ठंडी में बाहर जाना भी सोचेगा। मैं अपनी सोचों में इस तरह गुम हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह मैंने फिर मेरी दीदी ने नहाए और कपड़े उतारे। मैं उन कपड़ों को धो रही थी। मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी। वह मेरी माँ की जगह थी और मैं उनकी हर बात मानती थी। कपड़े धोते धोते दीदी की मुझे वही चाबी मिली जो हर वक्त अपने गले में डाले रखती थी। मैं बहुत खुश हुई। आज तो दीदी के राज पता चल ही जाएगा। किसी भी हाल में अपने हाथ साफ किए और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए और दीदी के कमरे की तरफ जाने लगी। मैं पहुंची तो देखा कि वह अलमारी में मुंह दिए कुछ कर रही थी। मुझे बहुत परेशानी हुई। दीदी ने कदमों की आवाज़ पर झट से अलमारी बंद कर दी और मेरी तरफ मुंह कर लिया। मैंने देखा कि उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। दीदी मुझसे पूछने लगी, क्या करने आई हो? मैंने भी उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और कहा कि दीदी आपकी चाबी मुझे कपड़े धोते हुए मिली। दीदी की आंखें चाबी देखते ही चमक उठी। दीदी ने फौरन मेरे हाथ से चाबी खींची और बोली, शुक्र है मैं सुबह से ही ये चाबी ढूंढने में लगी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रखकर भूल गई हूँ। दीदी की बात पर मैंने भी खोखली सी हंसी चेहरे पर सजाई और उनके कमरे से बाहर निकल आई। मेरा शक दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। दीदी का सिर्फ एक चाबी के लिए इस तरह बेचैन होना आम बात नहीं थी। मैं बहुत परेशान हूँ कि अब उस राज तक कैसे पहुँचूँ, क्योंकि दीदी तो अपने कमरे से निकलने वाली ही नहीं। कुछ तो करना ही था। मैंने दीदी से बात करने की ठान ली। रात को जब हम तीनों इकट्ठे हुए तो बातें करने लगे, क्यों ना कहीं हम लोग घूमने चलते हैं। हम तीनों का मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। हम कहीं हिल स्टेशन पर घूमने चलते हैं, दीदी का ध्यान भी बढ़ जाएगा। भाई बोलने लगा,
सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, दीदी की दिमाग का उनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे भाई ने बात को टाल दिया और मेरा किया धरा प्लान को खराब कर दिया। सोने पर सुहागा तो तब हुआ, मेरी दीदी को खास रिश्तेदार के यहाँ जाना हुआ और भाई तो सुबह ही दुकान पर जा चुका था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था मेरे पास। मैंने जल्दी से बाहर के दरवाजे को कुंडी लगाई और दीदी के कमरे में आ गई। दीदी का कमरा घर के और कमरों से बड़ा था। मैं चारों तरफ नजरें घुमाने लगी, कैसे इस राज तक पहुंचा जाए। एक एक करके चीजों को मैं अच्छे से देखा कि शायद दीदी किसी चीज में चाबी रख गई हूँ। 2 घंटों की मेहनत के बाद मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसी कोई चीज हाथ नहीं लगी जो दीदी की राज तक पहुंचा जा सके। मैं मायूस होती बाहर आने लगी थी कि मेरी नज़रें अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा क्यों ना किसी नुकीली चीज़ या किसी और औजार से उसको खोला जाए। अपनी सोच पर काम करने के लिए मैं किचन की तरफ भागी और वहां से छुरी लाकर अलमारी खोलने की कोशिश करने लगी। पर हाय, कुछ मेरी किस्मत फूटी, मुझसे ये भी ना हो सका। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इतनी मेहनत के बाद भी मैं कोई राज हासिल नहीं कर सकती थी। अब थकी हारी बैठकर सोचने लगी, अब मैं इस राज तक कैसे पहुंचूंगी जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। ऐसा क्या करूं कि दीदी का राज सामने ले आऊं। ये तो खैर नामुमकिन सी बात थी। मैं दीदी के कमरे से मायूस होकर निकली और अपने कमरे में आकर बैठे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। सारी कड़ियां किसी बड़ी बात के तरफ इशारा कर रही थी। आखिर क्यों? कोई भला गीले कपड़े अलमारी में रखेगा और अपने गले में चाबी लटकाकर घूमता रहेगा। ऐसा भी क्या चीज़ था जो बहुत कीमती था और दीदी वे सब की नज़रों से बचाना चाहती हैं। मैं तो सोच सोच कर भी थक चुकी थी। आखिर दिमाग में थोड़ा सा धमाका सा हुआ कि मैं चुपचाप आज रात दीदी के कमरे में छुप जाती हूँ और फिर सारी करतूतें अपनी आंखों से देख लूँगी। आखिर दीदी करती क्या है, उन गीले कपड़ों का क्या राज है। मैंने दिल में पक्का इरादा किया कि अब ये सबके सामने सच लाकर रहूंगी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब तक दीदी बाहर से आ गई और वह थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रही थी और गुस्से से बोलने लगी कि तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली है। तुम अपने आप से इतनी बड़ी मेरे से ना बना करो। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे कमरे की ये सब सफाई ना किया करो और ना ही मेरे कमरे में कोई चीज़ें इधर उधर किया करो। आखिर क्या लेने गई थी तुम यहाँ? और क्या कमरे में जाने से पहले मुझसे पूछा था? मैंने मना किया था तुम्हें इस बात के लिए कि मेरे कमरे में मेरे इजाज़त के बगैर कमरे में मत आया करो। दीदी मेरे ऊपर लाल पीली होती हुई मुझ पर बरस पड़ी थी। मैं बहुत डर सी गई थी उनके गुस्से से और उनका गुस्से वाला चेहरा देखकर उनको कैसे पता चला कि मैं उनके कमरे में गई थी। शायद मेरी दीदी ने मेरा सोच पढ़ लिया था, तभी चोरी मेरी पकड़ी गई थी। तभी दीदी ने लहराते हुए छुरी मेरे आगे कर दी और कहा, अपने काले करतूतों को वहीं छोड़ आई हो तुम। आने दो भाई को ये सारी बातें बताती हूँ कि आजकल ये मेरे कमरे की तलाशी लेने लग गई है, इतनी बड़ी हो गई है और तुम्हारी शादी भी तय करवाती हूँ। रोती रहती हो ना कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब तुम्हारी मैं शादी करवाती हूँ। देखो तुम। मैं भागकर अपने दीदी के गले लग गई और बोली, दीदी मुझसे गलती हो गई है, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दो। रोते हुए मैं अपने कमरे में आ गई और दीदी ने भी भाई के आने पर कोई हंगामा नहीं किया। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी की नज़रें हर वक्त मुझे खोजने में लगी रहती। मैं अब उस सब को छोड़कर उनका ख्याल रखती थी। उन दिनों मेरे भाई को किसी काम से 15-20 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी दीदी अकेली थी। दिन रात काम में बिजी रहती। उन दिनों मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे किसी बात का भी पता लगाना है। दीदी मुझे रात गए काम पर लगा देती, न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान रहती कि आखिर दीदी ऐसा क्यों कर रही हैं। अब दीदी मुझे अपने पास ही लेकर सोती थी, लेकिन अभी तक दीदी ने मेरे सामने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मेरा शक उन पर जाए। भाई को गए हुए घर से 5वां दिन था। फिर दीदी को मैंने किचन से काफ़ी सारा खाने की चीज़ें ले जाते हुए देखी।
सारा सामान एक थैली में भर रही थी। मुझे तो बड़ी ताज्जुब हुआ कि दीदी ये सब सामान कहाँ लेकर जाएंगी और किसको देंगी। अभी तो मेरी परेशानी दूर ही नहीं हुई थी कि दीदी ने मुझे वापस आती हुई दिखाई दी। मैं जल्दी से उनके आने से पहले सोने के लिए लेट गई। दीदी ने कमरे में आकर थैला बेड के नीचे रखा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या कर रही हैं। दीदी ने बेड पर वह थैला क्यों रखा है। मेरी तो ये सब देखकर सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। दीदी की उल्टी सीधी हरकतों से अब मुझे बेहद डर महसूस होता। वह जो करती वह आम बातें तो नहीं थी जिनको नज़रअंदाज किया जाए। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई थी। फिर मैंने अपने डर भगाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करने लगी। अगले पल का इंतजार करने लगी कि अब दीदी क्या करेंगी। लेकिन दीदी अपने बेड पर घोड़े बेचकर सो चुकी थी। मेरी नींद आंखों से कोसों दूर हो गई थी। दीदी ने अब मुझे मजबूर कर दिया था अपनी हरकतों से। मैं अब हकीकत तक पहुँच कर रहूँगी। मैंने वह सारी रात आंखों में काटी और सोचती रही कि उस सब से निकलने का रास्ता क्या है। आज हमारे घर पर मेरी और दीदी की कुछ सहेलियां आई थीं। दीदी ने मुझसे सारा खाना बनाने को बोला। मैंने खाना तैयार करके दीदी को बताया। तब तक उनकी सहेलियां भी आ चुकी थीं। हम अपनी सहेलियों से मिलकर काफ़ी खुश थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। पर उनमें से एक दीदी की सहेली जो दीदी से थोड़ी नाराज़ थी और उसको काफ़ी बातें सुना रही थी और दीदी भी चुपचाप बातें सुन रही थी। जब हम सब मिलकर खाना खा रहे थे तो मुझे अपने कमरे में दीदी ने बुलाया और कहा कि खाने के बाद सब पान खाएंगे। मैं दीदी के कमरे में आई और पानदान बाहर से ले जाने लगी। अचानक मेरा पाँव मुड़ गया और पानदान नीचे गिरी। अभी मैं ठीक से नहीं उठ पाई थी कि सामने पड़ी चीज़ को देखकर मेरी नज़र उस पर जम गई थी और वही चाबी थी जो मुझे दीदी के राज तक पहुंचा सकती थी। मैंने जल्दी से चाबी ली और उसे अपने पल्लू के नीचे छुपा लिया। फिर सारा पानदान समेटकर बाहर चली आई जहां दीदी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने पानदान दीदी को दिया और खुद बाथरूम के बहाना बनाकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे बेहद खुशी थी। क्या आज रात दीदी के सोने के बाद मैं इस राज तक पहुंच जाऊंगी जो दीदी हम सब से इतने सालों से छुपा रही थी। आखिर वह कौन सी ऐसी वजह है जो उनको ये करने पर मजबूर करती है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी जब तक दीदी की आवाज़ सुनाई दी। वह मुझे बुला रही थी। वह अपने एक सहेली के भाई से मेरी शादी करवाना चाहती थी और वह लड़का भी मुझे बहुत पसंद था। मेरी दीदी ने एक शर्त रखी थी अपनी सहेली से कि उसका भाई शादी के बाद वह मेरे घर में ही रहेगा, घर जमाई बनकर। और भाई भी बाहर से आ गए थे और मेरी शादी को लेकर भाई भी बहुत खुश था क्योंकि अर्जुन को भाई पहले से ही जानता था। अर्जुन एक बहुत अच्छा लड़का था और हम सबको बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसने वह घर जमाई बनने का फैसला कर लिया था। कुछ ही दिनों में हमारी बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और मैं अपने ही घर में अपने पति के साथ रहने लगी और मेरी दीदी भी बहुत खुश थी। अब हमारी शादी को एक ही महीना हुआ था कि एक दिन सुबह मैं चाय बना रही थी और मेरे पति और मेरा भाई और मेरी दीदी सभी बाहर बैठे थे, चाय का इंतजार कर रहे थे। मैंने चाय का पानी चूल्हे पर रखा और पत्ती डालने लगी, पर अचानक ही पत्ती की खुशबू से मुझे चक्कर आने लगे। दीदी जो किचन से कुछ लेने आ रही थी, मेरा सर चकराता देखकर फौरन मेरी तरफ बढ़ी और मुझे गिरने से बचा लिया। दीदी ने जल्दी से मुझे लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर तो मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई। दिल में जैसे खुशियों की नई लहर शुरू हो गई थी। भगवान भगवान की बड़ी कृपा थी हम लोगों पर, जिसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था कि दुख को सुख में बदल दिया। दीदी तो मेरे सदके वारी जा रही थी। दीदी ने अब मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। आखिर वह भी तो मौसी बनने जा रही थी। मैं जब पेट से थी तो मेरे पति और मेरा भाई दोनों किसी काम से बाहर गए थे। मैं अपने कमरे में थी जब मुझे खटके की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर गई। मेरे और दीदी के अलावा कौन हो सकता है। इस वक्त मैं हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। आज फिर मामूली की तरह रोज खाना अपने कमरे की तरफ ले जा रही थी।
मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मैं भी छोटे छोटे कदम उठाती उनके पीछे चली गई। दीदी अपने कमरे में आई और खाना रखकर एक नज़र इधर उधर देखा और बेड के नीचे रखे संदूक को निकाला और उसे खोलने लगी। जैसे ही दीदी ने संदूक को खोला, मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई। उस संदूक में वह चीज़ों को देखकर मैं तो हैरत में पड़ गई। संदूक में तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे और दीदी ने उसमें से एक खिलौना निकाला और संदूक को वापस ताला लगा दिया। मैं हैरान थी, अपनी नज़रों से ये सारा मंजर देख रही थी। जिसके बाद दीदी चलती हुई अलमारी के पास आई और उसे खोला। जो ही दीदी ने अलमारी की पट खोले, मेरी तो डर के मारे पाँव कांपने लगे और मैं बेजुबान सी होने लगी। अलमारी का पट खोलते ही दीदी ने उसे साइड किया। वहाँ पर एक खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं डरते डरते उस जगह पर दीदी के पीछे कदम रखते हुए और मेरा पूरा बदन कांप रहा था। टांगों की कपकपाहट से मैं सही से चल नहीं पा रही थी। दीदी एक रास्ते से गुजरकर छोटे से कमरे की तरफ चली गई। मैं उनके पीछे पीछे दीवार की ओट में छुप गई। अपने सामने ये मंजर देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। वहाँ पर एक बच्ची 13 साल की थी। उस बच्ची को तो मैं नहीं पहचान पाई, लेकिन उसके पीछे बैठे आदमी को मैं थोड़ा थोड़ा सा पहचान गई थी। वह आदमी कोई और नहीं, वह था जिससे मेरी दीदी पहले मोहब्बत करती थी। कॉलेज के दिनों में वही लड़का था और मेरी दीदी से वो मोहब्बत करता था। पर वह लड़की कौन थी, उसके बारे में जानना चाहती थी। वह लड़की कोई और नहीं, वह लड़की तो मेरी दीदी की अपनी ही बेटी थी। दीदी की शादी तो हमने एक बड़े रईस खानदान में कर दी थी, लेकिन उस प्रेमी के बारे में आप लोग जानना चाह रहे होंगे, तो बताती हूँ। मेरी दीदी ने उस प्रेमी से शादी क्यों नहीं किया? मेरी दीदी और वह लड़का आपस में मोहब्बत करते थे, जीने मरने तक की कसम खा ली थी। पर मेरे माँ बाप को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह लड़का एक गरीब था। किसी खुफिया एजेंसी वालों ने उसको टेररिस्ट घोषित कर पकड़ लिया था। पर उन्हीं दिनों दीदी प्रेग्नेंट हो गई थी और दीदी की शादी हमने रईस खानदान में करवा दी थी। जब उनके पति को पता चला कि वह बच्चा मेरा नहीं है, तो उनके पति उनसे बहुत नफरत करने लगे थे और पूरे ससुराल वाले भी उनको ताने दिया करते थे। लेकिन हमारी फैमिली थी, बहुत मजबूत थी, तो मेरी दीदी को वो लोग छोड़ नहीं सकते थे। फिर उन्हीं दिनों में ही वह लड़की पैदा हुई थी और साथ में नंद ने और पति ने बोल दिया था कि बच्चा हमें नहीं चाहिए, तुम इसे कहीं दूर छोड़ाओ। दीदी को अपना घर बसाना था। जब मायके में लेकर आई तो उस बच्ची को तो मेरी माँ भी उन पर बहुत गुस्सा हुई कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अब इस बच्ची का क्या करें? उन्हीं सवालों में सब उलझे हुए थे। दीदी बहुत फंसी हुई थी कि अब मैं क्या करूं? पति के साथ रहना है तो इस बच्ची को छोड़ना पड़ेगा। मेरी माँ ने भी उस बच्ची को रखने से मना कर दिया कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। उन्हीं बीच दीदी के पति का कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरी दीदी भी अब विधवा हो चुकी थी और उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उस बच्ची को साथ लेकर वह दर दर भटक रही थी। इधर मेरी माँ भी तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल के बेड पर थी। उन्हीं दिनों में दीदी के ये दिमाग में आइडिया आया और उस लड़की को उस खुफिया जगह पर बड़ा करने का सोच लिया। दीदी का प्रेमी भी जेल से छूट कर आ गया था, पर उसे एक बीमारी लग गई थी। जब वह जेल में था तब उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलते थे, उन पर बड़ी जलन होता था। वह बहुत बीमार रहने लगा था और वह बहुत गरीब था। उसके पास ना घर था ना कोई सहारा था। अब वह दोनों बाप बेटी को उसी खुफिया जगह पर रखकर उन लोगों का ये मदद करती थी। दीदी के प्रेमी के शरीर में जगह जगह खुजलियाँ बढ़ती थी और उसको गीले कपड़े में आराम मिलता था, इसलिए वह गीले कपड़े उसे पहनने के लिए दिया करती थी। मैं उन दिनों में माँ के पास रहती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत बीमार थे और वो 6 महीने के अंदर ही एक दूसरे से जुदा होकर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। माँ बाप के गम में दीदी का ये सब किस्सा ना देख पाई थी। मुझे इसके बारे में रत्ती भर मालूम नहीं था। ये मालूम था कि दीदी अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ आई हैं। दुनिया वालों की नज़र में वे
अभी भी विधवा थी। करती भी तो क्या करती, ये जालिम दुनिया वाले भी जीने नहीं देते। तो ये थी मेरी इमोशनल कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।